हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, चैप्टर है 5वां, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। ठीक है भाई। तो इसमें परिचय क्या बता रहा है, क्या है कि सन 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात यह माना जा रहा था कि उनके उत्तराधिकारी का मुद्दा आसानी से हल नहीं हो पाएगा। मतलब मरने के बाद उसका कुर्सी पर कौन बैठेगा, यानी उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। वास्तव में उसकी मृत्यु से पहले ही जब वह बीमार चल रहे थे तो यह अनुमान लगाए जा रहे थे कि नेहरू के बाद भारत में लोकतंत्र रह भी पाएगा अथवा नहीं। लोगों में ऐसी आशंका थी कि कई अन्य नव स्वतंत्र देशों की भांति क्या भारत में उत्तराधिकार का प्रश्न लोकतांत्रिक ढंग से हल हो पाएगा अथवा सेना शासन अपने हाथों में ले लेगी। इसके अतिरिक्त यह भी संदेह था कि देश के सामने गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद आदि की समस्या मौजूद थी। उनका समाधान हो पाएगा अथवा उनके कारण भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा और भारत अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें देखो, अभी चैप्टर में 139 पेज पे है, 139 लघुतरात्मक। पहला क्वेश्चन है, सन 1969 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव पर एक नोट लिखें। सन 1969 में हुए कांग्रेस के विभाजन का एक मुख्य कारण उसी वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए हुआ चुनाव था। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात सिंडिकेट ने तत्कालीन सिंडिकेट क्या है भाई, ये सिंडिकेट बैंक, ठीक है, अरे बैंक नहीं है ये भाई, सिंडिकेट क्या है, कुछ लोगों का दल है, उसको क्या कहते हैं, सिंडिकेट। ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इस नाम से सहमति नहीं थी क्योंकि दोनों के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। इन दोनों उम्मीदवारों के अतिरिक्त और भी कई उम्मीदवार मैदान में थे जिनमें स्वतंत्र पार्टी और पार्टी तथा जनसंघ के उम्मीदवार सी.डी. देशमुख भी थे। ठीक है भाई, सी.डी. देशमुख भी थे। चुनाव में डाले गए मतों की जब गिनती शुरू हुई तो प्रथम पसंद के आधार पर कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं हुआ। दूसरी पसंद के आधार पर वी गिरी चुनाव जीतने में सफल हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है भाई, देखो, दल बदल की राजनीति के आरंभ होने पर नोट लिखे। दल बदल कैसे भाई, एक दल से दूसरे दल में मिल जाना, तो उस पर क्या है, नोट लिखना है। देखो भाई, अब 1967 के चुनाव में ने भारतीय राजनीति में दल बदल की राजनीति को जन्म दिया। दल बदल का अर्थ है किसी विधायक या सांसद द्वारा उस दल को छोड़ देना जिस दल से वह चुनाव लड़ा है, इस टिकट पर उसने चुनाव लड़ा है और विजयी हुआ था। उस समय दल बदल पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं था क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। प्राय सत्ता की प्राप्ति या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लालच में ही दल बदल दिया जाता है, विचारधारा या सिद्धांत के आधार पर नहीं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश के राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस सत्ताविहीन हुई है। क्या है? दल बदल के कारण क्या है? कांग्रेस क्या है? सत्ताविहीन, सत्ता से अलग हुई है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, परंतु कांग्रेस के एक नेता राव वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के लालच में कई साथियों के साथ दल बदल किया। विपक्षी दलों से पहले ही बातचीत हो चुकी थी और विपक्षी दल तो किसी भी हालत में गैर कांग्रेसी सरकार चाहते। संयुक्त विधायक दल बनाया गया और राव वीरेंद्र को संयुक्त विधायक दल का नेता चुना गया। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। उन्हें नेता गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता चरण सिंह के नेतृत्व में दल बदल हुआ और चरण सिंह ने केवल नेतृत्व में गैर कांग्रेस सरकार बनी। यह स्पष्ट है कि दल बदल की राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक थी। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दल बदल विरोधी कानून बनाने का निर्णय लिया और सन 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। ठीक है भाई। अब है प्रिवी परस की समाप्ति पर नोट लिखे। प्रिवी परस क्या है भाई? प्रिवी परस है स्वतंत्रता के पश्चात जब देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया था, तो उस समय सरकार ने अनेक शासकों का यह भरोसा दिलाया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा और सरकार भी उन्हें कुछ विशेष भत्ते प्रदान करेगी। रियासत के विस्तार, राज्य और क्षमता के अनुसार शासक की निजी संपत्ति और सरकारी भत्ते का निर्धारण किया जाएगा। इस व्यवस्था को ही प्रिवी परस कहा गया है। उस समय देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना ही प्रथम लक्ष्य था। इसलिए राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की किसी ने भी आलोचना नहीं की, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न होने लगा, क्योंकि ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध थे। नेहरू जी ने भी इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे। सन 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी परस खत्म करने की लोगों की मांग का समर्थन किया। मोरारजी देसाई इस कार्य की नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनके अनुसार प्रिवी परस को समाप्त करना रियासतों के साथ गद्दारी करना था। इसके साथ रियासतों के साथ गद्दारी करना था। सरकार ने सन 1970 के में संविधान में संशोधन कर प्रिवी परस की व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। लोकसभा ने प्रिवी परस बिल को पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने यह बिल पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा में क्या है, यह बिल पास नहीं हो सका। पुनः सरकार ने प्रिवी परस को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। क्या कर दिया? अध्यादेश। विरोधियों ने इस अध्यादेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने केस की सुनवाई करने के बाद अध्यादेश को निरस्त कर दिया। सन 1971 में लोकसभा के चुनावों में इंदिरा गांधी ने प्रिवी परस के मामले को चुनावी मुद्दा बनाया और जन समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। तत्पश्चात संविधान में संशोधन किया गया और प्रिवी परस को समाप्त कर दिया गया। प्रिवी परस क्या है भाई? जो पहले राजा महाराजा थे, उनकी जो संतानें थी, तो क्या है, वे रियासतों के मालिक थे। तो सरकार ने ये क्या किया कि घोषणा की कि भाई इनको कुछ संपत्ति या कुछ पैसे या कुछ भत्ते देते रहेंगे भारत में। लेकिन और लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, भाई इनको ऐसा क्यों सुविधा दे रहे हो। तो फिर क्या है कि इस
को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने अपना चुनावी मुद्दा बना लिया। अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो इनको समाप्त कर दूँगी प्रिवी प्रेस को। ठीक है भाई, तो ये प्रिवी प्रेस के बारे में ही बताया गया है, को समाप्त करने के लिए। ठीक है।